प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि किस घटना के साथ राष्ट्रवाद के उत्थान स्पष्ट उत्थान की गाथा जुड़ी हुई है। तो ये है 1789 की में हुई फ्रांस की क्रांति। तो 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसके साथ राष्ट्रवाद के स्पष्ट उत्थान की गाथा जुड़ी हुई है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कल्पनादर्श का अर्थ स्पष्ट करना है। कल्पनादर्श बोलिए या यूटोपिया। एक बहुत आदर्श समाज की कल्पना जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है। मीन्स एक इतना आदर्श समाज जिसका साकार होना या होना असंभव होता है, उसे हम बोलेंगे कल्पनादर्श या यूटोपिया। कल्पनादर्श बोल सकते हैं अथवा यूटोपिया बोल सकते हैं। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। जो फ्रांस देश है ये किस प्रकार का राज्य था। तो ये था निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र का मतलब वहाँ जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्र था, और ये जो राजतंत्र था ये भी निरंकुश था। निरंकुश का मतलब होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, कोई रोक टोक नहीं होती, उसे बोलते हैं निरंकुश। फ्रांस की क्रांति के बाद स्टेट जनरल या कई जगह जनरल ये भी लिखा मिलता है, जनरल का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था। तो यह फ्रांस की क्रांति के बाद की बात है ये। तो फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, उसके बाद स्टेट जनरल का नाम बदल दिया गया था। इसका नाम रखा गया था नेशनल असेंबली, और इसका जो चुनाव है यह सक्रिय नागरिकों के द्वारा होने लगा। एक जर्मन पंचांग बोलिए या तिथि पत्र बोलिए, इसका मुख्य पृष्ठ किसने तैयार किया था। ये थे जर्मनी के मेंज शहर में रहने वाले एंड्रियास रेबमान ने जर्मन पंचांग या तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ डिजाइन किया था या तैयार किया था। जो 1804 की नागरिक संहिता है, नागरिक संहिता किस नाम से जानी जाती है। इसे 1804 की नागरिक संहिता बोलिए अथवा नेपोलियन की संहिता बोलिए। नेपोलियन युद्धों की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 1797 में। 1797 में नेपोलियन युद्धों की शुरुआत हुई थी। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक हुई थी। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, इटली का एकीकरण भी आएगा और जर्मनी का एकीकरण भी आएगा। तो इसको हम याद करते हैं। जैसे जो इंग्लिश का वर्ड है इज, हिंदी में यदि इसको लिखते हैं हम, इस वर्ड को जो इंग्लिश का इज वर्ड है, इज शब्द है, उसको यदि हम लिखते हैं इज, तो ई से इटली, जैसे जर्मनी। अब यदि इटली की बात करें तो इटली का एकीकरण हुआ 1859 ईस्वी से 1870 ईस्वी, मतलब पहले 1859 से 1870। और यदि जर्मनी की बात करें तो ये हुआ था 1866 से 1871। ये ध्यान रखेंगे आप। तो इज वर्ड से यदि हम याद करते हैं, इसका क्रम याद रखते हैं, तो ई से इटली, जैसे जर्मनी, मीन्स इटली का पहले, जर्मनी का बाद में। इटली की प्रोसेस भी पहले हुई है यूनिफिकेशन की, 1859 से शुरू हो गई और 1870 में पूरी हो गई। और जर्मनी की यदि बात करें तो 1866 से शुरू हुई और 1871 में ख़त्म हुई। आगे कहता है, पर्शिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब बनाया गया। जो पर्शिया का राजा था विलियम प्रथम, उसको जर्मनी का सम्राट कब बनाया गया था। तो इनको बनाया गया था जनवरी 1871 में। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक चली थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था 1866 से 1871 ईस्वी तक। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। तो ये था फ्रांस का। यूरोप में औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस देश में। यूरोप में औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस देश में, मतलब सबसे पहले यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की घटना घटी, औद्योगिक क्रांति आई, और ये कब हुआ। तो इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में हुआ था। यदि हम समय की भी बात करें तो समय भी हम इसका ध्यान रख सकते हैं। 1780 ईस्वी के दशक से 1850 के दशक तक मानते हैं हम प्रथम औद्योगिकरण।
तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस देश में हुआ? इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ? 18वीं सदी के दूसरे भाग में हुआ। फ्रांस और जर्मन राज्यों में औद्योगिक क्रांति कब हुई? तो ये बाद में हुई थी, पहले इंग्लैंड में, उसके बाद फ्रांस और जर्मनी में। तो ये हुआ था 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लातिन भाषा के मूल लिबर शब्द का अर्थ बताना आपने। तो इसका मतलब होता है आजादी या आजाद। यूजीन देला क्रोआ कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूजीन देला क्रोआ, तो ये थे फ्रांसीसी चित्रकार यूजीन देला क्रोआ। लोरेंज क्लासेन कौन था? लोरेंज क्लासेन, यह भी एक फ्रांसीसी चित्रकार था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब बुलाई गई थी? फ्रैंकफर्ट, ये जर्मनी का शहर है फ्रैंकफर्ट, और यहाँ पर 18 मई 1848, ये आप ध्यान रखेंगे, 18 मई 1848। और यदि बात करें लोगों की संख्या की, निर्वाचित प्रतिनिधियों की बात करें, तो ये थे 831। तो 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यदि ये पूछा जाए कि कहाँ हुई थी ये, तो जर्मनी का जो शहर है फ्रैंकफर्ट, वहाँ पर सेंट पॉल चर्च की बिल्डिंग में हुई थी। सेंट पॉल चर्च की बिल्डिंग में बुलाई गई थी 18 मई 1848 को। 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और यह भी आ जाता है कि कार्ल वेल्कर कौन था? एक क्वेश्चन बनाते हैं ये, कार्ल वेल्कर। कार्ल वेल्कर कौन थे? तो ये आपको पता होना चाहिए। जो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई थी सेंट पॉल चर्च में 18 मई 1848 में, इसमें इन 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों में एक व्यक्ति का नाम था कार्ल वेल्कर। और यह असफल प्रयास था, जर्मनी के एकीकरण का यह प्रयास असफल था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो इटली का बिस्मार्क कहा जाता है काउंट कैमिलो दे कावूर। काउंट कैमिलो दे कावूर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। 1833 में हैम्बर्ग, ये शहर है, से न्यूरेमबर्ग, ये भी शहर है, शहर का नाम है, न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को कितने सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था? तो इन सीमा शुल्क नाकों की संख्या रहेगी 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। और हर जगह जो ये व्यापारी थे इनको 5% प्रभार देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था इनके ऊपर। तो इस प्रकार करके जो व्यापार था वो काफी मुश्किल था। नेक्स्ट है हमारा, पर्शिया की पहल पर एक शुल्क संघ जिसका नाम है जालवेराइन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जालवेराइन शुल्क संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर बनेगा 1834 में। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जालवेराइन शुल्क संघ की स्थापना किसकी पहल पर हुई थी? तो ये हुई थी पर्शिया की पहल पर। नेक्स्ट है वियना सम्मेलन, वियना संधि, वियना शांति संधि, वियना कांग्रेस, इसे काफी नाम है। ये कब बुलाया गया था ये सम्मेलन? ये बुलाया गया था 1815 में। और इसमें क्वेश्चन और बनता है कि ये जो वियना सम्मेलन बुलाया गया था इसकी मेजबानी किसने की थी? तो इसकी मेजबानी की थी ड्यूक मेटरनिख ने। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने 1815 के वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी। नेक्स्ट है, काइजर और पर्शियाई सेना के मुख्य कमांडर कौन थे? काइजर और पर्शियाई सेना के मुख्य कमांडर कौन थे? ये थे जनरल वॉन रून, जनरल वॉन रून। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज कौन था? कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज कौन था? यह एक जर्मन चित्रकार था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? ये आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं, लुई 16वां, लुई 16th, ये थे फ्रांस के सम्राट जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जो बाकी यूरोप है उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द किसने कहे थे? अब सोचने वाली बात है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई घटना फ्रांस में घटती है, यदि कोई घटना फ्रांस में घटती है तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप में
महसूस किया जाता है। तो अभी तो मैटरनिक ने कहा ये कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये शब्द थे मैटरनिक के, ड्यूक मैटरनिक के। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी, उस संधि का नाम बताना है। वो है कुस्तुनतुनिया की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि। और यदि पूछा जाए ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1832 में। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन और क्रिएट होता है कि यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हुआ और यूनान को स्वतंत्रता मिली 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत या उसके द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सभा ने 1848 में कितने वर्ष के सभी पुरुषों को मताधिकार देने की घोषणा की? तो 21 वर्ष से ऊपर जो भी पुरुष थे उनको वोट का अधिकार, उनको मत का अधिकार देने की घोषणा की गई 1848 में नेशनल असेंबली के द्वारा, राष्ट्रीय सभा के द्वारा। लाइप्जिग की लड़ाई कब हुई थी? यह 1813 में हुई थी। मैत्सिनी, जुसेप्पे मैत्सिनी, जो इटली का एक क्रांतिकारी था, जुसेप्पे मैत्सिनी, जिसका जन्म की बात करें यदि हम, तो इनका जन्म 1807 में जिनेवा नामक शहर में हुआ था। और इसने 2 संगठनों की स्थापना भी की थी, यंग इटली, यंग यूरोप। तो मैत्सिनी को, जुसेप्पे मैत्सिनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा? तो ये ड्यूक मैटरनिक ने कहा, ड्यूक मैटरनिक। ग्रिम बंधुओं का, ये 2 भाई थे ग्रिम बंधु। ग्रिम बंधुओं का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था जर्मनी के हनाऊ शहर में। जर्मनी के हनाऊ शहर में जन्म हुआ था ग्रिम बंधुओं का। और इन्होंने जो जर्मनी के गांव देहात में प्रचलित लोक कथाएं थी उनको इकट्ठा किया था। और ग्रिम फेयरी टेल्स, जो इनका संग्रह था, ग्रिम्स फेयरी टेल्स, यह पहला प्रकाशन इसका हुआ था, पहली बार प्रकाशित हुआ था 1812 ईस्वी में। और इन्होंने साथ में, ग्रिम बंधुओं ने 33 खंडों में, 33 खंडों के अंदर जर्मन भाषा का शब्दकोश इन्होंने बनाया था। शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी बनाई थी इन्होंने 33 खंडों में। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई थी? शानदार क्रांति ये हुई थी 1688 में। इंग्लैंड में शानदार क्रांति हुई थी 1688 में। जर्मन महासंघ की स्थापना किसने की थी? जर्मन महासंघ नेपोलियन ने की थी। 39 राज्यों का, 39 राज्यों का एक संघ बनाया था नेपोलियन ने, 39 राज्यों का जर्मन महासंघ। नेक्स्ट है, जर्मेनिया कौन थी? जर्मेनिया, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी, जर्मेनिया। और मारियोन की बात करें तो फ्रांस राष्ट्र का प्रतीक है मारियोन। और यह जर्मेनिया जो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। इसे बुलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने हुए दिखाया गया था क्योंकि जर्मन बुलुत वीरता का प्रतीक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है इसी चैप्टर के, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार था फ्रेडरिक सारियू। जैसे हम हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है इतिहास के पहले चैप्टर में। यूरोप में राष्ट्रवाद, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, उस चैप्टर में जो पहली लाइन है वो यही है कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसका नाम था फ्रेडरिक सारियू। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो आप आंसर देंगे एक फ्रांसीसी कलाकार था। इन्होंने 1848 में कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। और इस श्रृंखला का जो पहला चित्र है वो आपके बुक के, टेक्स्ट बुक के पहले पेज पे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, क्या कहलाती है वो? तो उसे हम बोलेंगे निरंकुशवाद। ये नए शब्दों में है निरंकुशवाद। नेक्स्ट, अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन, तो आपको पता होना चाहिए अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में सोबोन विश्वविद्यालय में लेक्चर दिया था इन्होंने। और इनका विषय था व्हाट इज नेशन, मीन्स राष्ट्र क्या है। राष्ट्र, ये इनका टॉपिक था, राष्ट्र क्या है।
राष्ट्र क्या है। तो अर्नेस्ट रेनन किस देश का दार्शनिक था? तो अर्नेस्ट रेनन फ्रांस का दार्शनिक था। इन्होंने 1882 में सोबोन विश्वविद्यालय में एक लेक्चर दिया था और इनके लेक्चर का टॉपिक था राष्ट्र क्या है। नेक्स्ट है, किस विचार ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया? मीन्स फ्रांस में एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल देने वाले शब्दों के बारे में आपने बताना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पितृभूमि, जैसे हमारे यहाँ मातृभूमि होता है, ऐसे पितृभूमि, फ्रांस में पितृभूमि, नागरिक और जो उनका तिरंगा झंडा था, उपरोक्त सभी ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया था? तो तिरंगा था, ये 3 रंग का था, 3 रंग का। जैकोबिन दल का संबंध किससे था? तो जैकोबिन दल जो फ्रांसीसी क्रांति के विचार थे, आदर्श थे, उनको फैलाने के लिए जैकोबिन दलों की स्थापना की गई थी, न केवल फ्रांस में बल्कि विश्व के दूसरे देशों में भी। तो जैकोबिन दल का मूलतः संबंध था फ्रांस से। वियना संधि कब हुई थी? वियना संधि पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, 1815 में वियना संधि हुई थी, 1815 में। वियना कांग्रेस या वियना शांति संधि या वियना सम्मेलन या वियना संधि। नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया था? नेपोलियन ने, तो इसकी ये भी हमारा पहले आ चुका है, 1797 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था, 1797 में। या ये भी आ जाता है कि नेपोलियन के युद्धों की शुरुआत कब हुई? तो 1797 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9th, किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद, ये आपको ध्यान होना चाहिए, 18 मई 1848, आपको जो पीछे अभी डेट बताई थी 18 मई 1848, और कितने लोग थे यदि बात की जाए तो 831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे। इनकी बैठक हुई थी, कहां पर हुई थी? सेंट पॉल चर्च में, और इसी को बोला गया फ्रैंकफर्ट संसद। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द किस भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित था? तो यह लातिन भाषा के मूल लिबर शब्द पर आधारित था, लिबरलिज्म। नेक्स्ट है, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1821 में। लेकिन इसको यदि हम बात करें कि यूनान को आज़ादी मिली थी, वो मिली थी 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत। नेपोलियन की हार कब हुई थी? 1815 में हुई थी। नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में, और 1815 में ही नेपोलियन की हार के बाद वियना कांग्रेस हुई थी। नेपोलियन ने कितने राज्यों का जर्मन महासंघ स्थापित किया था? तो इन्होंने 39 राज्यों का जर्मन महासंघ स्थापित किया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने के लिए कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? 1832 में हुई थी, 1832 में। लॉर्ड बायरन जो यूनान के कवि थे, लॉर्ड बायरन, इन्होंने धन इकट्ठा किया था और यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने के लिए गए थे, लेकिन 1824 में बुखार के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16वां, रूस के विरुद्ध पोलैंड में विद्रोह कब हुआ? सशस्त्र विद्रोह रूस के विरुद्ध, क्योंकि पोलैंड के ऊपर कब्जा हो गया था रूस का, तो रूस के विरुद्ध पोलैंड में सशस्त्र विद्रोह हुआ। ये कब हुआ? 1831 ईस्वी में। 18 मई 1848 को कितने निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में सेंट पॉल चर्च की इमारत में स्थान ग्रहण किया था? तो ये थे 831 निर्वाचित प्रतिनिधि। नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कब की गई? तो जर्मनी का एकीकरण आपको पता है कब कंप्लीट हुआ था? 1871 में, 1871 में। नेक्स्ट है, इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया 1861 में। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच आप देखेंगे 1707 है। आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में यूके में शामिल किया गया था 1801 में। इनमें से कौन सा देश बाल्कन क्षेत्र में शामिल था? तो ये काफ़ी देश हैं बाल्कन क्षेत्र में, रोमानिया, यूनान, बोस्निया, हर्जेगोविना, तो उपरोक्त सभी आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता की विशेषता निम्न में से कौन सी थी? तो सबसे पहले आप देखिए, पहला पॉइंट, एक समान राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन, ये बिल्कुल सही है। प्रशासनिक विभाजनों का सरलीकरण, ये भी ठीक था। सामंती व्यवस्था की समाप्ति, तो उपरोक्त सभी आएगा। नेपोलियन की संहिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है?
नेपोलियन की जो संहिता थी 1804 की नागरिक संहिता, तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति, बिल्कुल उसमें ये था इसका। कानून के समक्ष बराबरी भी है, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाना है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका। अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में, अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया था? तो सोबोर्न विश्वविद्यालय में 1882 में दिया था, और टॉपिक था इनका राष्ट्र क्या है, व्हाट इज नेशन। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? पता ही है, तो 1789 में, 1789 में। 1789 की क्रांति का संबंध किस देश से था? फ्रांस से था। कि किस घटना के साथ राष्ट्रवाद के स्पष्ट उत्थान की गाथा जुड़ी हुई है? तो उस घटना का नाम है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस घटना के साथ ही, उस क्रांति के साथ ही राष्ट्रवाद के उत्थान की पहली घटना थी वो। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कल्पना दर्श का अर्थ स्पष्ट करना आपने। कल्पना दर्श को यूटोपिया भी कहते हैं, और इसके लिए एक तीसरा शब्द प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है यूरोपीय विजन। तो कहता है बहुत आदर्श समाज की कल्पना, एक इतना आदर्श समाज जिसका साकार होना असंभव होता है, उसे कल्पना दर्श या यूटोपिया या यूरोपीय विजन कहते हैं। तो तीसरा हमारा प्रश्न है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो इसका उत्तर है निरंकुश राजतंत्र। ये हमें पता है कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो फ्रांस था वो निरंकुश राजतंत्र था, और वहाँ लुई 16वें का शासन था। 4. फ्रांस की क्रांति के बाद स्टेट जनरल का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था? सक्रिय नागरिकों के द्वारा। अब इसका नाम भी बदल दिया गया था, इसका नाम रख दिया गया था स्टेट जनरल का नेशनल असेंबली। 5. एक जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ किसने तैयार किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस व्यक्ति का नाम था, जो पत्रकार था जर्मनी का, एंड्रियास रेबमान। एंड्रियास रेबमान नामक एक पत्रकार था जर्मनी का, जो जर्मनी के मेंज नामक शहर में रहता था, और उसने जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ, जो पहला पृष्ठ है, वो उसने तैयार किया था। 6. 1804 की नागरिक संहिता किस नाम से जानी जाती है? 1804 की जो नागरिक संहिता है, इसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी हम जानते हैं। नेपोलियन की संहिता बोलिए या 1804 की नागरिक संहिता बोलिए। और ये वही संहिता है जिसके द्वारा फ्रांस के अंदर संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, और जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार मिले हुए थे लोगों को, उनको समाप्त किया गया। 7. नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत कब हुई? ये हमारे पहले चैप्टर में जो काल रेखा दी हुई है, जो महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई है, उसमें से क्वेश्चन बनाया गया है। नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत 1797 में हुई थी, या यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? तो 1797 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक हुई? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, हम हमारे इस पहले अध्याय में दो देशों के बारे में जो एकीकरण का विस्तार से पढ़ रहे हैं, एक इटली का और दूसरा जर्मनी का। तो इसमें इटली और जर्मनी, कई बार विद्यार्थी याद कर लेता है कि 1859 से 1870 तक, मीन्स 1859 से 1870 तक, और फिर दूसरा भी याद कर लेता है 1866 से 1871 तक। तो यहाँ बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इटली का एकीकरण कौन सा था और उसका सन कौन सा था, और जर्मनी के एकीकरण का सन कौन सा था। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है, जो इंग्लिश का वर्ड होता है IS, जिसको इज बोलते हैं, तो ई से हम इटली बनाते हैं और जैसे जर्मनी। तो इसमें इटली का एकीकरण पहले है 1859 से 1870 तक, और दूसरा रहेगा जर्मनी का 1866 से 1871 तक। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9वां, पर्शिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब बनाया गया था? तो वो सन है जनवरी 1871 में। जो पर्शिया का राजा था विलियम प्रथम, उसी को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक चली? तो पहले हमने इटली की पढ़ ली 1859 से 1870, या फिर ये लेट स्टार्ट होता है 1866 से और लेट तक ही चलता है 1871 तक।
तो जर्मनी का एकीकरण है 1866 से 1871 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था। 1804 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा और इसने जो नेपोलियन संहिता है, या जिसको नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं, ये लागू की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस देश में और कब हुआ? तो यूरोप में कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति दोनों की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। तो इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस और जर्मन राज्यों में औद्योगिक क्रांति कब आरंभ हुई? तो इंग्लैंड के बाद हुई, क्योंकि सबसे पहले ही इंग्लैंड में हुई थी, तो 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लातिन भाषा के मूल लिबर शब्द का क्या अर्थ है? आजाद या स्वतंत्र? यूजीन देला क्रोवा कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है। एक फ्रांसीसी चित्रकार था यूजीन देला क्रोवा, जो एक चित्र के नीचे से क्वेश्चन बनाया गया है। यूजीन देला क्रोवा का एक चित्र है वहां पर बुक में, और वो थे फ्रांसीसी चित्रकार। नेक्स्ट है, लॉरेंज क्लासेन कौन था? लॉरेंज क्लासेन भी एक फ्रांसीसी चित्रकार था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब बुलाई गई थी? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, या जिसको फ्रैंकफर्ट संसद भी बोलते हैं, जर्मनी का शहर है फ्रैंकफर्ट, और वहां पर 18 मई 1848 को एक संसद बुलाई गई थी, लोगों की एक सभा बुलाई गई थी, और जहां ये सभा बुलाई गई थी उस इमारत का नाम है सेंट पॉल चर्च। तो यह भी हमें याद रखना है, सेंट पॉल चर्च की इमारत थी, और वहां पर 18 मई 1848 को सभा बुलाई गई थी, जिसको बोलते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जर्मनी के एकीकरण के लिए। हालांकि यह जो पार्लियामेंट थी यह अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुई, मीन जर्मनी का एकीकरण का असफल प्रयास था ये। नेक्स्ट है, इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जैसे भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो इसी प्रकार जैसे भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, इसी प्रकार इटली के एकीकरण में जो अहम योगदान है वो है बिस्मार्क का। जर्मनी के एकीकरण में जो अहम योगदान है वो है बिस्मार्क का। तो इसी प्रकार इटली का बिस्मार्क पूछा गया है यहां पर, तो काउंट दे कैमिलो कावूर या काउंट कावूर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर, इन दो शहरों का नाम यहां पर लिया गया है, जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को कितने सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था? यहां पर यह बताया गया है कि इन देशों में एकीकरण होने से पहले की समस्याएं क्या क्या थी। तो यहां पर बताया गया कि 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था जब एक व्यापारी अपना माल लेकर हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता था। नेक्स्ट है, पर्शिया की पहल पर एक शुल्क संघ जिसका नाम था जाल्वेराइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जाल्वेराइन शुल्क संघ कब स्थापित किया गया था? 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस या वियना शांति संधि ये कब हुई थी? ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहां पर 1815 में हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन द्वारा किए गए जो भी उसने सुधार लागू किए गए थे, नेपोलियन के द्वारा विजित क्षेत्रों में जो भी उसने सुधार किए थे उन सभी पर रोक लगाना। तो वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस, तो इसका उद्देश्य था नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों पर रोक लगाना, और यह हुआ था 1815 में। काइजर और पर्शियाई सेना के मुख्य कमांडर कौन थे? जनरल वॉन रून, ये वो व्यक्ति थे जो काइजर और पर्शियाई सेना के मुख्य कमांडर थे। कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज कौन था? ये एक जर्मन चित्रकार था। यहाँ आपने देखा है छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई फ्रांसीसी चित्रकार है, कोई जर्मन चित्रकार है, तो इनको बहुत ध्यान से आपने लर्न करना है कि कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज कौन था, एक जर्मन चित्रकार था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? यह हमने पहले ही पढ़ लिया था, लुई 16वां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द मेटरनिक के हैं। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी घटना का जो आभास है वो फ्रांस में हो जाता है, और फ्रांस में यदि कोई घटना का आभास हो रहा है तो इसका मतलब उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ेगा, इसका मतलब यही है। और ये शब्द कहे थे मेटरनिक ने। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? हमने यहां पर 2 क्वेश्चन याद करने हैं।
कि यूनान की स्वतंत्रता संघर्ष कब आरंभ हुआ? तो हुआ था 1821 में, लेकिन यूनान को स्वतंत्रता मिली 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सभा ने, जिसको हमने पीछे नेशनल असेंबली बोला है, राष्ट्रीय सभा या उसका नाम फ्रांसीसी क्रांति से पहले स्टेट जनरल था, उसने 1848 में कितने वर्ष के सभी पुरुषों को मताधिकार देने की घोषणा की? तो 21 वर्ष से ऊपर जो भी लोग हैं, जो भी पुरुष हैं, उनको मताधिकार देने की घोषणा की गई 1848 में। लाइप्जिग की लड़ाई कब हुई? 1813 में। मैथ्सनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा? तो यह भी मेटरनिख ने कहा था मैथ्सनी को कि यह सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ग्रिम बंधुओं का जन्म कहाँ हुआ? ग्रिम बंधुओं का जन्म जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था और इन्होंने ग्रिम्स फेरी टेल्स का पहला संग्रह प्रकाशित किया था 1812 में। तो इन्होंने वहाँ आसपास जर्मनी में जो लोक कथाएं प्रचलित थी उनको इकट्ठा किया था, संग्रह किया था और इसको प्रकाशित किया 1812 में। नेक्स्ट, इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई? 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में शानदार क्रांति हुई थी। जर्मन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो ये नेपोलियन ने की थी। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि जर्मेनिया कौन थी? जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी और इसे ब्लूत वृक्ष के जो पत्ते हैं उसका मुकुट पहने हुए दिखाया गया है, क्योंकि जर्मन ब्लूत है वो वीरता का प्रतीक है। इसी प्रकार मारियन थी, वो फ्रांस जो देश है उसके राष्ट्र का प्रतीक है मारियन। जर्मेनिया होगी जर्मनी की और मारियन होगी फ्रांस की। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं का जो पहला अध्याय है इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं, चर्चा करेगा। जो पहला क्वेश्चन है उसको हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? जो 1848 में क्रांति हुई थी उदारवादियों की, उसका क्या अर्थ लगाया जाता है? और उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? ये तीनों के बारे में आपने बताना है कि उदारवादियों ने कौन कौन से राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। तो 1789 की फ्रांस की क्रांति ने उदारवाद और राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा दिया। उदारवाद होता है जो समय के साथ चलने के इच्छुक होते हैं, जो समाज में आ रहे बदलाव को क्रमिक रूप से धीरे धीरे अपना लेते हैं, वो कहलाते हैं उदारवादी। राष्ट्रवादी जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं। तो 1789 की फ्रांस की क्रांति ने उदारवाद और राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा दिया। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, जब वहाँ के जो मजदूर थे, किसान थे और वो गरीब थे, बेरोजगार थे और भूखमरी से ग्रस्त थे, तो वो विद्रोह कर रहे थे, तब मध्य वर्ग के लोग भी, मध्य वर्ग जो ना निम्न है ना उच्च है, बीच का है, मध्यम वर्ग, मध्य वर्ग के लोग भी एक क्रांति कर रहे थे। फरवरी 1848 की इस क्रांति से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। राजा को एक गणतंत्र की घोषणा करनी पड़ी। गणतंत्र होता है जिसका राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ऐसा कोई देश है जिसका राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जो संविधान का मुख्य होता है, तो वहाँ की शासन पद्धति को बोलेंगे हम गणतांत्रिक। तो राजा को एक गणतंत्र की घोषणा करनी पड़ी। उदारवादियों की 1848 की क्रांति राष्ट्र राज्यों के निर्माण का आधार थी। उदारवादियों ने निम्नलिखित राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, वो कौन कौन से राजनीतिक विचार थे जिनको उदारवादियों ने बढ़ावा दिया। पहला, उदारवादी ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जो सभी की सहमति से बने, मीन्स जिसमें सभी लोगों की सहमति हो, ऐसी सरकार चाहते थे उदारवादी। वे निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो, जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई अंकुश ना हो, जिसकी सत्ता के ऊपर, होता है निरंकुश राजतंत्र। राजतंत्र जहां राजा शासन होता है। और जो पादरी वर्ग के विशेषाधिकार थे उनके विरोधी थे, क्योंकि हमें पता है कि फ्रांस में 1789 में जब 3 एस्टेट थे, तो प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट दोनों को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था, तीसरे वर्ग को टैक्स देना पड़ता था। तो इसलिए जो मध्यम वर्ग के लोग थे और जो उदारवादी
लोग थे, उन्होंने उनके जो राजनीतिक विचार थे, तो उनके विचारों में था कि निरंकुश राजतंत्र और जो पादरी वर्ग है और इनको जो मिली हुई छूट है, विशेषाधिकार मिला हुआ है जन्म के कारण, उसके भी विरोधी थे। यद्यपि वे कानून के समक्ष बराबरी चाहते थे, उदारवादी लोग, परंतु वे सबके लिए मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। वोट का अधिकार वो सभी को नहीं दिलाना चाहते थे। कानून के समक्ष बराबरी तो चाहते थे, लेकिन सबके लिए मताधिकार, वोट के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। तो ये थे उदारवादियों के राजनीतिक विचार। नेक्स्ट है सामाजिक विचार। सामाजिक विचार, उदारवादी चाहते थे कि महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाए और प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में भी ये लोग थे। तो ये थे इनके सामाजिक विचार। अब कहते हैं आर्थिक विचार कैसे थे उदारवादियों के। जो उदारवादी लोग हैं, ये भूदासता और बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के पक्ष में थे। भाई जमीन के कारण जो भूदासता है, दास जो बनाए गए लोग हैं, बंधुआ लोगों को जो बनाया गया मजदूरों को, वो खत्म करने के पक्ष में थे। उदारवादी समान पूंजी के आयात निर्यात पर राज्य द्वारा लगाए गए जो टैक्स थे, एक ही देश में आयात निर्यात पर जो टैक्स लगे हुए थे, उसको समाप्त करना चाहते थे ये लोग। वे बाजारों की मुक्ति चाहते थे, लोगों को व्यापार करने की आजादी मिले, ऐसा चाहते थे उदारवादी लोग। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कक्षा 10वीं का इतिहास का पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और उसके अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनमें 5 के बाद फिर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन शुरू होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान का, जिससे पता चलता है कि संस्कृति ने योगदान दिया, उसको दर्शाने वाले 3 उदाहरण देने हैं हमने। भाई यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ है, उस राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान दर्शाए, ऐसे 3 एग्जाम्पल देंगे आप, 3 उदाहरण देंगे। तो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, ये ध्यान रखें आप कि जो राष्ट्रवाद का विकास है वो केवल युद्ध से और क्षेत्रीय विस्तार से, राजाओं के द्वारा जो जिन क्षेत्रों पर कब्जे किए, केवल उससे नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार में संस्कृति ने प्रमुख भूमिका निभाई। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने वाले निम्नलिखित 3 उदाहरण हैं। नंबर 1 पे कहता है रूमानीवाद। रूमानीवाद ध्यान रखें आप, रूमानीवाद वेरी इंपॉर्टेंट। रूमानीवाद यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था, यह एक विशेष तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, विशेष तरह की, अलग प्रकार की राष्ट्रीय भावना। कैसी राष्ट्रीय भावना? रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। तर्क वितर्क का और विज्ञान का इनके जीवन में कोई ज्यादा महत्व नहीं था, ये उसको महत्व नहीं देते थे। उन्होंने उस महिमा मंडन के स्थान पर भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर बल दिया। देश के प्रति जो लगाव है इनका, वो आंतरिक भावनाओं के कारण है, अंतर्दृष्टि के कारण और रहस्यवादी भावनाओं से पर बल दिया इन्होंने। वे एक साझी सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझे सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। जो लोग रोमानीवाद से जुड़े हुए थे वो चाहते थे कि हमारी एक साझी सामूहिक जो विरासत है उसकी अनुभूति हमें हो, और एक साझे सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। जर्मन दार्शनिक योहान गोटफ्रीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अंक में कई बार आता है क्वेश्चन ये। योहान गोटफ्रीड कौन थे? तो ये जर्मन दार्शनिक थे, रूमानी दार्शनिक थे जर्मनी के। कहता है जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है, न कि विशेष लोगों में, न कि राजा लोगों में, न कि उच्च वर्ग के लोगों में, बल्कि आम लोगों में। उनका ऐसा विश्वास था कि राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों में, जन काव्य में और लोक नृत्य से प्रकट होती है। इसलिए यह आवश्यक था कि लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र किया जाए, इकट्ठा किया जाए। और ऐसा ही फिर हमने देखा था, जो ग्रिम्स बंधु थे उन्होंने ऐसा ही किया था, जो वहां प्रचलित लोक कथाएं थी उनको इकट्ठा किया था। तो नेक्स्ट है हमारा स्थानीय बोलियों और स्थानीय लोक साहित्य पर बल। जो स्थानीय बोलियां थी, वहां जो बोलियां बोली जाती थी, और जो लोक साहित्य था उस पर बल। राष्ट्रवाद के विकास के लिए स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित किया गया, इकट्ठा किया गया। इसका उद्देश्य था निरक्षर लोगों तक राष्ट्रीय संदेश को पहुंचाना। उस समय पोलैंड में अधिकतर लोग निरक्षर थे, भाई अधिकतर लोग अनपढ़ थे पोलैंड में। और इस देश को 18वीं सदी के अंत में रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विकसित कर दिया था, आपस में बांट लिया था। उस समय पोलैंड स्वतंत्र नहीं था,
इसलिए संगीत और भाषा के माध्यम से वहां राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा गया। संगीत और भाषा के माध्यम से पोलैंड के लोगों में वहां की राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा गया। तीसरा कहता है भाषा। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूस का पोलैंड पर अधिकार होने के बाद वहां के स्कूलों से पोलिश भाषा को हटा दिया गया और जबरन उनके ऊपर रूसी भाषा लाद दी गई, जबरदस्ती कि आप रूसी भाषा पढ़िए, पढ़ाइए, बोलिए। पोलिश भाषा को स्कूलों से हटा दिया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ जिसे कुचल दिया गया। पोलैंड के लोगों ने विद्रोह किया रूस के विरुद्ध, लेकिन इसे कुचल दिया गया। तब अनेक विद्रोही सदस्यों ने भाषा को हथियार बनाया। चर्च के द्वारा वहां धार्मिक शिक्षा के लिए पोलिश भाषा का प्रयोग किया गया, चर्च के द्वारा भी, न कि रूसी का। इसके परिणाम स्वरूप कई पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूस कैसे चाहेगा, कैसे बर्दाश्त करेगा इस चीज को कि उसके कब्जे वाले इलाके में रूसी भाषा के स्थान पर पोलिश भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए उसने पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया। रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार करने वाले पादरियों को साइबेरिया भेज दिया। पोलिश भाषा को रूसी साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष के रूप में देखा जाने लगा। तो आशा करता हूं आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं का इतिहास का पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और उसके अभ्यास के चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक करेंगे। आइए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। दो देशों का आपने एग्जाम्पल देना है और ये बात बतानी है कि उन देशों में राष्ट्रवाद मीन्स अपने राष्ट्र से प्रेम करने की भावना किस प्रकार विकसित हुई। एग्जाम्पल देते हुए बताना आपने। 19वीं सदी में जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। इनका विकास निम्नलिखित चरणों में पूरा हुआ। पहले हम जर्मनी का एकीकरण में पढ़ेंगे, दूसरे में इटली का है, और फिर इसमें जो राष्ट्र राज्य का विकास है, चाहे जर्मनी का चाहे इटली का, उसके बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गों के लोगों में अधिक थी। मध्यम वर्ग जो था, उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। यह आपको याद होगी। 1848 में 18 मई 1848 फ्रैंकफर्ट संसद, जो जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। यह जर्मनी के एकीकरण का असफल प्रयास था। तो कहता है जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा, वही निर्वाचित संसद जो सेंट पॉल चर्च में हुई थी 18 मई 1848 को, शासित राष्ट्र राज्य का बनाने का प्रयास किया था, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। नंबर 2, राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी कोशिश राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी, जो एकीकरण की बात थी। उनका पर्सा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। इसके बाद पर्सा ने जर्मनी के एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण सबसे महत्वपूर्ण पर्सा राज्य है। पर्सा का जो प्रमुख मंत्री था ऑटो वान बिस्मार्क, इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली और जर्मनी का एकीकरण पूरा करवाया। 7 वर्ष के दौरान उसने युद्ध लड़े 3, ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से, और तीनों युद्धों में जीत हासिल की और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाया है, क्योंकि पूरी जर्मनी के निर्माण जो एकीकरण की जो प्रोसेस है उसमें पर्सा राज्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पर्सा राज्य जनवरी 1871 ईस्वी में एकीकरण के बाद जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया गया। यह था जर्मन राष्ट्र राज्य का विकास। अब हम दूसरा करेंगे, इटली राष्ट्र राज्य का विकास। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था, जो इटली राज्य था।
19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें केवल एक सार्डिनिया पीडमांट, जैसे वहां जर्मनी के एकीकरण में बार बार भूमिका आ रही है पर्शिया की, इसी प्रकार इटली के एकीकरण में आएगी सार्डिनिया पीडमांट की। सार्डिनिया पीडमांट में एक इतालवी घराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्गों के अधीन था और मध्य इलाकों पर पोप का शासन था, और दक्षिणी क्षेत्र में स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इटली के एकीकरण से पहले इटली कैसे बिखरा हुआ था। 1830 के दशक में जूसेप्पे मैत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए कार्यक्रम बनाया और यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की। यंग इटली 1831-1848 क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के द्वारा इतालवी राज्यों को संगठित करने का दायित्व है यह सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गया। अब इसके भी प्रमुख मंत्री की बात होगी, जैसे पर्शिया का प्रमुख मंत्री था ओटो वन बिस्मार्क। इसी प्रकार सार्डिनिया पीडमांट का जो प्रमुख मंत्री था उसका नाम था काबूर। प्रमुख मंत्री काबूर ने फ्रांस और सार्डिनिया पीडमांट के बीच कूटनीतिक संधि कराई। 1859 में सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। इस युद्ध में सैनिकों के अतिरिक्त गैरीबोल्डी के नेतृत्व में अनेक स्वयं सैनिक होते हैं जो बिना पैसे के, बिना तनख्वाह के, अपनी इच्छा से, जिसको वॉलंटियर्स बोलते हैं, उन्होंने भाग लिया। 1960 में, सॉरी गलत लिखा इन्होंने, 1860 आएगा। 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए, तो ये गलत है, यहाँ 1960 नहीं, 1860 आना था। स्पेन के शासक को हटाने में स्थानीय किसानों की मदद प्राप्त करने में सफल रही। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और फ्रांस पर्शिया युद्ध के बाद 1870 में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो ये आपने 2 एग्जाम्पल देने थे, एक जर्मनी का, एक इटली का, ये दोनों एग्जाम्पल हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास। अब जर्मनी इटली का आपने देख लिया, अब ब्रिटेन की बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। कुछ इतिहासकार ग्रेट ब्रिटेन को यूरोप के लिए राष्ट्र राज्य के मॉडल या आदर्श के रूप में देखते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, यह तो एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट अथवा आयरिश आदि कई जातियां रहती थीं और इन सब की मुख्य पहचान नरी जातियां थी, अलग अलग थी। इन सभी जातियों की अलग अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। जैसे जैसे इंग्लैंड की संपदा, धन, शक्ति, महत्व में वृद्धि होती गई, उसने द्वीप समूह कौन से, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, ये जो वहाँ के आयरलैंड, वहाँ के जो छोटे छोटे द्वीप समूह थे, कि अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित उसने कर लिया। अब कहता है आंग्ल संसद का प्रभुत्व स्थापित होना। इंग्लैंड में शानदार क्रांति 1688 में। आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली और इसने एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ और इसका केंद्र था इंग्लैंड। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा, एक्ट ऑफ यूनियन हुई 1707 में, उसके अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब अगला दिया हुआ है आयरलैंड का। आयरलैंड का कैसे विलय हुआ इंग्लैंड में। यह देश कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। इंग्लैंड ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को आयरलैंड पर अधिकार करने में सहायता दी। आयरलैंड में कैथोलिक धर्म मानने वालों की संख्या अधिक थी, क्योंकि जो पोप था और चर्च जो था, इसकी जो पुरानी ब्रांच है वो ईसाई वो कहलाती है कैथोलिक, और जो मार्टिन लूथर के नेतृत्व में चली वो कहलाती प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिकों के विद्रोह को निर्ममता पूर्वक दबाया गया। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और नए ब्रिटेन राज्य के प्रतीकों, कौन कौन से प्रतीक, ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक, राष्ट्रीय गान है उनका गॉड सेव आवर नोबल किंग, भगवान हमारे राजा की रक्षा करे, को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा।
बाल्कन प्रदेशों में ये देश शामिल थे भाई: आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनिग्रो। इतने देश शामिल थे। इस क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। एक नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बाल्कन क्षेत्र के लोगों को क्या कहा जाता था? स्लाव। बहुत समय तक ये बाल्कन राज्य टर्की और अनेक यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष का केंद्र बने रहे। इन राज्यों में राष्ट्रवादी तनाव पैदा होने के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो चुका था और बाल्कन राज्य इसके अधीन थे। इन राज्यों में अब राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही थी। बाल्कन क्षेत्र के जो ऊपर देश बताए गए हैं, इनमें राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही थी। बाल्कन लोगों ने आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का उपयोग यह सिद्ध करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। इसलिए उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए क्योंकि वो पहले स्वतंत्र थे। बाल्कन राज्य एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए अधिक से अधिक क्षेत्र हथियाने की आशा रखता था। बाल्कन क्षेत्रों में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा ने परिस्थितियों को और भी जटिल बना दिया, क्योंकि पहले दो देश लड़ रहे होते हैं या कोई भी दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं, तब तक वो ज़्यादा खतरनाक स्थिति नहीं होती। खतरनाक तब होती है जब एक पक्ष की तरफ 2 लग जाएं और दूसरे की तरफ फिर 2 और लग जाएं, फिर उधर 3, उधर 4, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर वो एक बहुत बड़ा ग्रुप का संघर्ष बन जाता है। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसी बड़ी शक्ति बाल्कन क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी। इससे इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए और अंत में यही समस्या, जो बाल्कन समस्या है, ये प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। धन्यवाद। हमारा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय जो 1789 का समय था फ्रांसीसी क्रांति का, उस समय कलाकार अपनी रचनाओं में स्वतंत्रता को किस आकृति में वर्णित करते थे? तो उत्तर रहेगा एक महिला की आकृति के रूप में। फ्रांसीसी क्रांति के समय से जो कलाकार थे, उन्होंने अपनी रचनाओं में स्वतंत्रता को महिला की आकृति के रूप में वर्णित करना शुरू कर दिया था। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि जर्मन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का राजा था। कल्पनादर्श समाज किसे कहते हैं? कल्पनादर्श, इसके लिए 3 शब्द हम प्रयोग करते हैं। एक प्रयोग करते हैं कल्पनादर्श, दूसरा करते हैं यूटोपिया और तीसरा करते हैं यूरोपीय विजन। तो कहते हैं कल्पनादर्श समाज किसे कहते हैं या कल्पनादर्श से क्या अभिप्राय है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। मीन्स ऐसा समाज जो हो ही नहीं सकता। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो, उसे हम बोलेंगे कल्पनादर्श, या दूसरा शब्द बोलेंगे यूटोपिया, और नहीं तो तीसरा बोलेंगे यूरोपीय विजन। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है कि गणतंत्र से क्या अभिप्राय है? गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन के निर्माण और संचालन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीन्स जहां देश का जो संवैधानिक मुखिया है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसे बोलते हैं हम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5वां, अर्नेस्ट रेनन ने किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया था? किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया था अर्नेस्ट रेनन ने? तो ये दिया था सोबोर्न विश्वविद्यालय में। अब ये पूछ ले कि कब दिया था? तो 1882 में। और इनके लेक्चर का जो टॉपिक था, जो इनका विषय था, वो जो शीर्षक था वो था कि राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है? व्हाट इज अ नेशन? तो अर्नेस्ट रेनन, सोबोर्न विश्वविद्यालय, 1882, और शीर्षक रहेगा राष्ट्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के बाद सत्ता किसको सौंप दी गई? जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके बाद फ्रांस की सत्ता किसको सौंप दी गई? तो फ्रांसीसी लोगों के समूह को सौंप दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने फ्रांस में किस शासन प्रणाली की स्थापना की? तो नेपोलियन ने 1804 में राजतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की फ्रांस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1804 की नागरिक संहिता
आमतौर पर किस नाम से जानी जाती है? तो नेपोलियन की संहिता के नाम से। तो आप इसे नेपोलियन की संहिता बोलिए या नागरिक संहिता, जो 1804 में फ्रांस में लागू हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, जुसेप्पे मैत्सिनी कौन था? तो जुसेप्पे मैत्सिनी 1830 के दशक का इटली गणराज्य का एक क्रांतिकारी था। इटली का एक क्रांतिकारी था जुसेप्पे मैत्सिनी। फ्रांसीसी क्रांति के समय जो 1789 में हुई थी, उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो ये था लुई 16वां। और ये पूछ ले कि इसका राजवंश कौन सा था? तो इसका राजवंश था बुर्बो राजवंश। नेक्स्ट, इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? काउंट कैमिलो दे कावूर, या हम इसको कावूर के नाम से भी जानते हैं। कावूर को बोला जाता है इटली का बिस्मार्क। और यदि भारत के बिस्मार्क की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली के केवल एक राज्य में इतालवी राजघराने का शासन था, और उसका नाम बताना है आपने। तो उसका नाम था सार्डिनिया पीडमांट। सार्डिनिया पीडमांट। किस वर्ष को नेपोलियन के पतन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? जब नेपोलियन का पतन हो गया, नेपोलियन हार गया, तो वो था सन 1815। वोटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया था। नेक्स्ट, किन यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था? 1815 में वोटरलू के युद्ध में किन शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था? तो ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी चारों शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था 1815 में वोटरलू के युद्ध में। वोटरलू के युद्ध के बाद जब नेपोलियन हार गया 1815 में, उसके बाद वियना शांति संधि हुई। इसको वियना कांग्रेस बोलिए, ये वियना शांति संधि बोलिए, या वियना संधि बोलिए। तो ये हुई थी 1815 में। और ये पूछ लिया जाए कि ये क्यों हुई थी? तो ये इसलिए हुई थी, जो सुधार नेपोलियन ने शुरू किए थे, उन सुधारों को रोकने के लिए, उन कार्यक्रमों को रोकने के लिए वियना कांग्रेस 1815 में हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना शहर। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 17, यूरोप में किस युग को क्रांतियों के युग के नाम से जाना जाता है? तो वो काल है 1830 से 1848 के बीच के काल को कहा जाता है क्रांतियों का युग। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1830 में। 1830 में। और उसका अध्यक्ष कौन था? 1830 में जो स्थापित संवैधानिक राजतंत्र था, उसका अध्यक्ष था लुई फिलिप। लुई फिलिप। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20वां, यह किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है, मीन जब शुरुआत होती किसी घटना की फ्रांस से, तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, मीन्स उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर महसूस किया जाता है। ये शब्द थे मेटरनिख ने कहे थे, ये कि जब फ्रांस छींकता है, मीन्स कोई घटना यदि फ्रांस में घटित होती है, तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप में, मीन्स यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि का क्या परिणाम हुआ था? 1832 की जो कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, इसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई थी। और यदि ये पूछ लिया जाए कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ था 1821 ईस्वी में। 1821 में। ग्रिम बंधु जो जर्मनी के थे, का जन्म किस देश में और किस शहर में हुआ था? तो ग्रिम बंधुओं का जन्म जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। नेक्स्ट है, ग्रिम बंधुओं की फ्रांस के बारे में क्या राय थी? ग्रिम बंधुओं की, तो ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। 1801 में किस राज्य को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल किया गया, ब्रिटेन में शामिल किया गया? तो आयरलैंड को शामिल किया गया। आयरलैंड किन 2 धार्मिक गुटों में बटा हुआ था? तो एक गुट का नाम था, ईसाई थे दोनों, ये ईसाइयों की 2 ब्रांच है, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट या सुधारवादी, जिनका नेता था मार्टिन लूथर। ब्रितानी झंडे का क्या नाम है? ब्रितानी झंडे का नाम है यूनियन जैक। ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान क्या है? ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान क्या है? तो गॉड सेव आवर नोबल किंग, भगवान हमारे राजा की रक्षा करें। मारियन की छवि कहाँ अंकित की गई थी? सिक्कों पर और डाक टिकटों पर। यह पूछ लिया जाए कि मारियन कौन थी, तो ये फ्रांस की रूपक थी मारियन। जर्मेनिया जर्मनी की रूपक, मारियन
फ्रांस के रूपक। जर्मेनिया का चित्र कब और किसने बनाया था? तो जर्मेनिया का चित्र 1848 में फिलिप वेट ने बनाया था। यूरोप में टूटी हुई बेड़िया किस चीज का प्रतीक थी? ये हमने 9th में पढ़ा था। तो आजादी मिलने का, स्वतंत्रता का। किस प्रतीक को एक नए युग के सूत्रपात के रूप में देखा जाता है, नए युग के शुरुआत के रूप में देखा जाता है? तो उगते हुए सूर्य की किरणों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शांति की चाह का प्रतीक क्या था? तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, ये मानते हैं कि शांति की चाह का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 33, 1871 के बाद यूरोप का कौन सा क्षेत्र गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था? तो यह था बाल्कन क्षेत्र, और यहाँ के लोगों को बोला जाता था स्लाव। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 में। समाप्त हुआ 1918 में। बलूत पत्तियों का मुकुट किस बात का प्रतीक था? तो यह बहादुरी का प्रतीक था, बलूत पत्तियों का मुकुट। मारियोन कौन थी? जर्मेनिया भी आ चुकी है, मारियोन भी आ चुकी है। मारियोन कौन थी? मारियोन फ्रांस के कलाकारों द्वारा निर्मित एक काल्पनिक महिला की तस्वीर थी जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। जर्मेनिया कौन थी? जर्मेनिया जर्मनी की राष्ट्र रूपक थी। जर्मेनिया जर्मनी के कलाकारों द्वारा जर्मन राष्ट्र की एक महिला के रूप में प्रतिनिधित्व करती हुई तस्वीर थी जर्मेनिया जर्मनी की और मारियोन फ्रांस की। जनमत संग्रह का क्या अर्थ है? जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से किसी प्रस्ताव को या एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे बोलते हैं जनमत संग्रह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उदारवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के शब्द लिबर से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है आजादी। इस प्रकार नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ था कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के सम्मुख सबकी समानता। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को आजादी मिलनी चाहिए और कानून के सम्मुख सभी व्यक्ति एक समान है। यह था नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब। रूढ़िवाद से क्या अभिप्राय है? 40वां क्वेश्चन है, रूढ़िवाद से क्या अभिप्राय है? रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन होता है, ये हमने 9th में पढ़े थे। उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकल, जिसको आमूल परिवर्तनवादी बोलते हैं। तो रूढ़िवादी एक ऐसा राजनीतिक दर्शन होता है जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसे बोलते हैं रूढ़िवाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम लिखिए भाई। तो एक है गैरिबोल्डी एवं कावूर, दोनों व्यक्तियों का नाम है गैरिबोल्डी और कावूर। 1830 का दशक यूरोप में किन कारणों से कठिनाइयां लेकर आया? कोई 2 का आपने उदाहरण देना है। एक तो जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई, और दूसरा फसल खराब होने एवं खाने पीने की वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से व्यापक गरीबी फैल गई। तो 1830 का जो दशक है यह यूरोप में भयंकर कठिनाई लेकर आया था, जिसके 2 हमने उदाहरण पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की समस्या पैदा हुई, और दूसरा फसल खराब हो गई और खाने पीने की वस्तुओं के मूल्य में व्यापक बढ़ोतरी हुई और गरीबी फैल गई। यंग इटली नामक संस्था के कोई 2 उद्देश्य बताने हैं। जो जुसेप्पे मैत्सिनी द्वारा स्थापित 2 संगठन है, यंग इटली, यंग यूरोप। तो यंग इटली जिसकी स्थापना की थी जुसेप्पे मैत्सिनी ने, इसके 2 उद्देश्य बताने हैं। इटली का एकीकरण करके गणतंत्र की स्थापना करना और देश के लिए अपना संविधान तैयार करना। 44वां क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण हुआ 1870 ईस्वी में रोम की विजय के बाद हुआ। और एकीकृत इटली की राजधानी कौन सा नगर बना भाई? तो रोम नगर को एकीकृत इटली की राजधानी बनाया गया। तो इटली का एकीकरण हुआ 1859 से 1870 के बीच में, इटली का 1859 से 1870। और जर्मनी का पूछ ले तो 1866 से 1871। ध्यान रखें आप दोनों का, इटली का और जर्मनी का। ये इटली का है, ये जर्मनी का एकीकरण है। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, इसका क्या परिणाम निकला? तो फ्रांसीसी क्रांति 1848 में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जो फ्रांस का राजा था, जो संवैधानिक राजतंत्र जो स्थापित हुआ था, लुई फिलिप
को अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा, इंग्लैंड भागना पड़ा, जो 1830 में बना था। और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई 1848 में। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके परिणाम स्वरूप जो फ्रांस का राजा था लुई फिलिप, जो 1830 में गद्दी पर बैठा था, उसको अपना सिंहासन छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के रास्ते में आने वाली किन्हीं दो बाधाओं का उल्लेख करना आपने। जर्मनी के एकीकरण की भावना का जन साधारण में विकसित न होना और केवल शिक्षित वर्ग तक ही एकीकरण की भावना का विकास होना, मतलब जो अनपढ़ लोग थे, जो आम जन साधारण था, उसमें एकीकरण की भावना का विकास नहीं हुआ था और केवल यह भावना शिक्षित वर्ग तक सीमित थी। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया के चांसलर का विरोध होना, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था जिसको राजा बनाया जा रहा था, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई देश ऑस्ट्रिया से अधिक शक्तिशाली हो। यूजीन दे ला क्रोआ कौन था? यूजीन दे ला क्रोआ, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूजीन दे ला क्रोआ एक फ्रांसीसी चित्रकार था जो सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक था। ये ध्यान रखेंगे, रोमानी चित्रकार था, फ्रांस का था, यूजीन दे ला क्रोआ। बिस्मार्क ने दक्षिण जर्मनी राज्यों को जर्मनी संघ में कैसे सम्मिलित किया? सन 1871 में बिस्मार्क ने फ्रांस से युद्ध किया और उसे सेडोन के युद्ध में हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका दक्षिणी जर्मन राज्यों को जर्मन संघ में मिलाने का जो रास्ता था वो साफ हो गया। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ 1866 से 1871 के बीच। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के कोई दो कारण आपने लिखने हैं। सबसे पहला, सरोसलाव मीन जो बाल्कन क्षेत्र था, राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की। जो बाल्कन क्षेत्र था, जो तनाव का कारण था, वहां के लोगों ने, जिनको सलाव बोला जाता था, उन्होंने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की। दूसरा, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। मीन्स बड़ी शक्तियों के एंट्री करने से उस क्षेत्र में और ज्यादा तनाव बढ़ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जलवेराइन से क्या अभिप्राय है? जलवेराइन 1834 में पर्शिया की पहल पर स्थापित किया गया था। एक शुल्क संघ का नाम था जलवेराइन, जो 1834 में पर्शिया की पहल पर स्थापित किया गया। अब इसने क्या? इसने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। जो भी टैक्स के बैरियर थे, जो भी व्यापार में रुकावटें थी, उनको समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले कितनी थी? 30 से भी ऊपर थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सारियू कौन था? ये बिल्कुल शुरुआत में ही है इसका उल्लेख। एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, फ्रेडरिक सारियू। नेपोलियन किस देश का शासक था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था। फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्राय क्या कहा जाता है? तो नेपोलियन की संहिता या 1804 की नागरिक संहिता। जैकोबिन दल का संबंध किस देश से था? जैकोबिन दल का, तो यह संबंध था जैकोबिन का फ्रांस देश से। फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया था? तो यह 3 रंग का चुना गया था। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब आरंभ हुआ? 1821 में, और आजादी मिली 1832 में। कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत इसकी आजादी को मान्यता मिली। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन जो हुआ था, वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन। तो इसकी मेजबानी की थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। वियना संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस में कौन सा राजवंश फिर से सत्ता में आया? वही जो लुई 16वें का राजवंश था, बुर्बो राजवंश। किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी? यह जर्मनी के एकीकरण का एक प्रयास था, फ्रैंकफर्ट संसद। यह पूछा जाए तो 18 मई 1848 को हुई थी। 18 मई 1848 को हुई थी फ्रैंकफर्ट संसद। कहां पर हुई थी? सेंट पॉल चर्च में। कितने निर्वाचित लोगों ने भाग लिया? 831 निर्वाचित लोगों ने इसमें भाग लिया था फ्रैंकफर्ट संसद में। जो जर्मनी का शहर है फ्रैंकफर्ट, वहां पर एक संसद हुई थी, एक सभा हुई थी 18 मई 1848 को, और इसमें 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह सभा हुई थी सेंट पॉल चर्च में। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब हुई? इसका संबंध है यूनान की स्वतंत्रता संग्राम से। तो इनकी मृत्यु हुई 1824 में, क्योंकि यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष आरंभ हुआ 1821 में
और आजादी मिली यूनान को 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत। लाल टोपी या टूटी जंजीर किसका प्रतीक है? तो लाल टोपी या टूटी जंजीर है स्वतंत्रता का। किस घटना के साथ राष्ट्रवाद के स्पष्ट उत्थान की गाथा जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के साथ। नेक्स्ट है कल्पनादर्श। ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लेकिन फिर भी आपके लिए फायदेमंद रहेंगे क्योंकि याद हो जाएंगे। कल्पनादर्श अथवा यूटोपिया अथवा यूरोपीय विजन, इसका मतलब बताना है। एक बहुत आदर्श समाज की कल्पना, एक इतना आदर्श समाज जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसे बोलते हैं कल्पनादर्श, यूटोपिया अथवा यूरोपीय विजन। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो फ्रांस एक निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश का मतलब होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी कोई रोक टोक ना हो। निरंकुश राजतंत्र मतलब एक ऐसा राजा, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा के ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती। फ्रांस की क्रांति के बाद स्टेट जनरल लिखा हुआ जनरल का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था? तो सक्रिय नागरिकों के द्वारा। एक जर्मन पंचांग या तिथि पत्र का मुख पृष्ठ किसने किया था? तो यह किया था एंड्रियास रेबमान ने। और एंड्रियास रेबमान क्या था? एक पत्रकार था जो मेंज, जर्मनी का जो शहर है मेंज नामक शहर में रहता था। एंड्रियास रेबमान ये पत्रकार था। इन्होंने जर्मन पंचांग का या तिथि पत्र का मुख पृष्ठ तैयार किया था। 1804 की नागरिक संहिता किस नाम से जानी जाती है? नेपोलियन की संहिता से। नेपोलियन की संहिता बोलिए या 1804 की नागरिक संहिता बोलिए। नेपोलियन युद्धों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1797 में। नेपोलियन युद्धों की शुरुआत हुई 1797 में। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक हुई? 1859 से 1870 और जर्मनी का 1866 से 1871। पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब बनाया गया? तो जनवरी 1871 में। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक चली? 1866 से 1871 जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया चली। और इटली के 1859 से 1870 ये इटली का एकीकरण की बात है। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का राजा था? तो यह था फ्रांस का। यूरोप में औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस देश में और कब हुआ? इंग्लैंड में हुआ। 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में हुआ। फ्रांस और जर्मन राज्यों में औद्योगिक क्रांति कब आरंभ हुई? 19वीं शताब्दी में आरंभ हुई। लातिन भाषा के मूल लिबर शब्द का क्या अर्थ है? तो यह आजाद या स्वतंत्र होना। यूजीन देला क्रोआ कौन था? एक फ्रांसीसी रोमानी चित्रकार था यूजीन देला क्रोआ। लोरेंज क्लासेन कौन था? यह भी एक फ्रांसीसी चित्रकार था, लोरेंज क्लासेन। फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई थी? आपको पता है जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी? 18 मई 1848। और कितने लोगों ने भाग लिया? 831। तो क्या यह सफल रही? नहीं, यहां जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हुआ। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? काउंट कैमिलो दे कावूर। काउंट कैमिलो दे कावूर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। और भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को कितने सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था? तो 11 सीमा शुल्क नाकों से उसे गुजरना पड़ता था। पर्शिया की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन कब स्थापित किया गया? 1834 में स्थापित किया गया। जालवेराइन एक शुल्क संघ था 1834 में पर्शिया की पहल पर। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। वियना सम्मेलन बोलिए या वियना संधि बोलिए या वियना कांग्रेस बोलिए। काइजर और प्रशियाई सेना के मुख्य कमांडर कौन थे? तो ये थे जनरल वॉन रून। कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज कौन था? एक जर्मन चित्रकार था कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो ये हमने याद है 9th में पढ़ा था, लुई 16वां। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द किसने कहे थे? ये ड्यूक मेटरनिख ने कहे थे। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने। और शुरुआत हुई थी स्वतंत्रता संग्राम की यूनान के 1821 ईस्वी में। और कौन से अंग्रेज कवि की मृत्यु हुई थी? लॉर्ड बायरन की। कब हुई? 1824 में। राष्ट्रीय सभा ने 1848 में कितने वर्ष के सभी पुरुषों को मताधिकार देने की घोषणा की थी? तो 21 वर्ष से ऊपर जो भी पुरुष हैं उनको, महिलाओं की बात नहीं हो रही यहां पर, केवल
पुरुषों की बात हो रही है। लाइप्जिग की लड़ाई कब हुई थी? 1813 में हुई थी। मैथ्सनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा था? मैटरनिक ने कहा था मैथ्सनी को, जुसेप्पे मैथ्सनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था मैटरनिक ने। ग्रिम बंधुओं का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी के हनाऊ शहर में हुआ था। और इन्होंने क्या किया था? ग्रीम फेरी टेल्स मीन्स लोक कथाओं को, लोक जो कथाएं प्रचलित थी समाज में जर्मनी के गांव देहात में, उनको इकट्ठा किया। और उनका पहला संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1812 में हुआ। इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई थी? 1688 में हुई थी। जर्मन महासंघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। जर्मेनिया कौन थी? जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी। इसे बुलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने हुए दिखाया गया था, क्योंकि जर्मन जो बुलुत है वो वीरता का प्रतीक है।